हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के फिजिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 5 फॉर द मैट्रिक्स इज। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आपको गिवन है 5 और इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मालूम करना है। हमें मालूम है जो आइगन वैल्यूज इक्वेशन होती है उसे इस तरीके से लिखा जाता है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, जहाँ ए है आपकी मैट्रिक्स, एक्स है आइगन वेक्टर, लैम्डा वो आइगन वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग ये एक्स आइगन वेक्टर होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइगन वेक्टर इक्वल्स टू आइगन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेम आइगन वेक्टर। अभी क्योंकि हमें आइगन वेक्टर मालूम नहीं है तो जो ये x1 x2 x3 ये इसके अननोन कंपोनेंट है जिन्हें हमें मालूम करना है। तो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद हमें मिलेगा 2x1 प्लस 3x2, ये आपकी पहली इक्वेशन होगी इक्वल्स टू 5x1। देन सेकंड इक्वेशन होगी सेकंड रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करने के बाद 3x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 5x2। सिमिलरली ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब इन तीनों ही इक्वेशन का यूज करके आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए पहली इक्वेशन से 3x2 इक्वल्स टू 3x1, यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं x1 इक्वल्स टू x2। सिमिलरली आप सेकंड इक्वेशन में भी देखेंगे, आपको भी यहां से 3x1 इक्वल्स टू 3x2 सेम रिलेशन मिलेगा और थर्ड इक्वेशन से आपको पता चलेगा 4x3 इक्वल्स टू 0 implies that x3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको ये मालूम चला कि जो आपका आइगन वेक्टर है उसमें x1 इक्वल्स टू x2 है और जो x3 है इसकी वैल्यू क्या है 0। तो आप डायरेक्टली इन चारों ही जब आप आइगन वेक्टर जो आपको ऑप्शन में दिए हुए जब आप देखेंगे तो x1 इक्वल्स टू x2 केवल ऑप्शन डी में सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपको इसको नॉर्मलाइज करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रिलेशन अमंग जो कंपोनेंट है वहीं से मालूम कर सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ pnx is the Legendre polynomial of order n, then 3x square plus 2 plus 3x plus 1 is equals to। सबसे पहले pnx एक लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है ऑफ द ऑर्डर n। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है 1/2 टू द पावर n, n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। ये रोड्रिगेज फॉर्मूला है लीजेंडर पॉलिनोमियल। अब आपको अगर बेसिक लीजेंडर पॉलिनोमियल ये याद होने चाहिए आपको, जो जीरोथ ऑर्डर लीजेंडर पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू होती है 1, फर्स्ट ऑर्डर की वैल्यू x, सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको कभी भी गिवन हो तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है आप उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x को देखिए कि आपको x की हाईएस्ट पावर क्या गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल में जो ये पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2। तो आप एक लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, a b और c ये अननोन कोफिशिएंट है। आप किस तरीके से लेंगे a इंटू पी टू एक्स प्लस बी इंटू पी वन एक्स। कहाँ से शुरू करा आपने? जहां पर 2 क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x है जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसलिए हमने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है कहाँ से शुरू करा है पी टू एक्स से। तो ए पी टू एक्स प्लस बी पी वन एक्स प्लस सी पी नॉट एक्स, और कहाँ पर आके खत्म करेंगे हम पी नॉट। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको पी टू एक्स पी वन एक्स और पी नॉट एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, उसे आप इस इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को राइट हैंड साइड में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे मैच करेंगे। देन एक्स का कोफिशिएंट एलएचएस और आरएचएस में मैच करेंगे। देन जो कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट को आप मैच करेंगे। वहां से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर पहला सॉल्व करके बता रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आरएचएस में 3a/2 और एलएचएस में है 3, तो 3a/2 इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको मिला a इक्वल्स टू 2। तो इस इक्वेशन में a की जगह पे क्या होना चाहिए, 2। इस तरीके से आप सारे कोफिशिएंट को निकाल सकते हैं। आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 3 और c इक्वल्स टू 2। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसमें देख लीजिए, a की वैल्यू आपकी 2 आई थी तो 2p2 प्लस b की वैल्यू 3 आई थी 3p1 प्लस c की वैल्यू आपकी 2 आई थी 2p0। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। आपको एक वेक्टर फील्ड गिवन है, उसका आपको डाइवर्जेंस निकालना है। तो क्योंकि ये रेडियल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो जो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है। आर वेक्टर को हम कैसे ले सकते हैं, आर वेक्टर को अगर हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर इनटू आर कैप। इस तरीके से हम लिख सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा आर कैप अपॉन आर। तो यहां से आप ये देख सकते हैं जो रेडियल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू है 1 अपॉन आर और यूनिट वेक्टर है आर कैप। बस आपको इस नीचे गिवन इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, क्योंकि हमें पता है एफ जो थीटा कंपोनेंट है वो 0 है, तो ये पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा। पाई कंपोनेंट भी 0 है, तो आपके पास केवल ये बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर स्क्वायर इंटू एफ ऑफ आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर। तो आर से आर कट जाएगा, डेल अपॉन डेल आर इसकी वैल्यू होगी 1, तो आपके पास बच जाएगा केवल 1 अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो फोर्थ क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस से है। मैच लिस्ट 1 with list 2 related with finite difference method where k is constant, e is increment operator, del is forward difference and inverted del is backward difference। तो आपको इन सभी के बीच में रिलेशन मैच करना है। ये बहुत स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस में यूज करते हैं जब भी हम फाइनाइट डिफरेंस मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये जो ऑप्शन है ए, इसमें है जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कांस्टेंट पे अप्लाई हुआ है। अब आप हमेशा याद रखना कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, तो कांस्टेंट में से आप कांस्टेंट को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। तो ये इससे मैच हो गया। ठीक, दूसरा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपके फंक्शन की वैल्यू एक स्टेप से बढ़ा देगा। जैसे यहाँ पर एफ एक्स है तो इसको कर देगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब आपको क्या हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ई, ये किस पे अप्लाई हुआ है, कांस्टेंट पे। फिर से क्या कांस्टेंट की वैल्यू कभी बदल सकती है, कभी भी नहीं। अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट पे अप्लाई करोगे आपको फिर से क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट। तो बी वाला मैच होगा सेकंड से। अब थर्ड वाला आपको देखना है। जो थर्ड वाला है वो आप इसको इस तरीके से समझिए, जो फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड होता है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस अगर आपको डिफाइन करना है किस तरीके से होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इस तरीके से आप फॉरवर्ड डिफरेंस को डिफाइन करते हैं। और हमें पता है जो फॉरवर्ड डिफरेंस है इस तरीके से लिखा जाता है। और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ऊपर से भी हमने क्या लिखा है, ये अगर आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएं किस पे, एफ ऑफ एक्स पे,
माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू ई माइनस 1 ऑफ एफ एक्स, और यहाँ से आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा। तो जो इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा है वो फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है, और डी वाला जो ऑटोमेटिकली थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए वाला फर्स्ट से, बी वाला सेकंड से, सी वाला जो है फोर्थ से, और डी वाला थर्ड से। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। फिर से मैच द फॉलोइंग। केले हैमिल्टन थ्योरम, आपको मालूम है केले हैमिल्टन थ्योरम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया जाता है। रंगे-कोटा मेथड किस लिए यूज होता है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ट्रेपेजॉइडल मेथड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। गॉस सीडल मेथड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन अगेन मैच द फॉलोइंग। आपको बस छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन। हमें मालूम है जो वेव इक्वेशन होती है दैट इज सेकंड ऑर्डर इक्वेशन इन टाइम। वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन दोनों में केवल इतना ही डिफरेंस है कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल होती है टाइम डेरिवेटिव में, और एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल होती है। अब देखिए जो वेव इक्वेशन है, दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। अब आपसे पूछा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। अभी अभी मैंने बोला जो हीट इक्वेशन होती है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इन टाइम। तो दिस इज द हीट इक्वेशन। देन लैपलेस इक्वेशन बहुत स्टैंडर्ड है, हम बहुत बार यूज करते हैं, डेल स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0। दिस इज लैपलेस इक्वेशन। और फिर इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो इन सॉलिड। हमें मालूम है सॉलिड क्या होता है, इज ए क्लासिक केस ऑफ 3 डायमेंशन। तो सॉलिड में अगर हीट फ्लो की इक्वेशन को लिखना है देन अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम, और इधर क्या होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पोजीशन, और उसमें एक्स और वाई और जेड तीनों इन्वॉल्व होंगे। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कब एलिप्टिकल होगा, कब हाइपरबोलिक होगा, कब पैराबोलिक होगा, ये आपको केवल देखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है, ए टाइम्स समथिंग, बी टाइम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर सी टाइम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर डी टाइम्स, फिर ई टाइम्स, फिर एफ और जी। ये अननोन कांस्टेंट होते हैं जो आपकी इक्वेशन में आपको गिवन होंगे। अब देखिए अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें जो आपको गिवन है, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी पी, बी की वैल्यू मिलेगी 3, और सी की वैल्यू मिलेगी एक्स। बस ए बी और सी यही आपको चाहिए होते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एलिप्टिकल होगा, हाइपरबोलिक होगा, या पैराबोलिक नेचर का होगा। अब बस आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले ये पैरामीटर की वैल्यू पता करनी है। बी स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4, ए की वैल्यू है टी और सी की वैल्यू है एक्स। अब क्योंकि आप देखिए इक्वेशन में जो न्यूमेरिक वैल्यू हो एक साथ रखी हुई है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं 9/4 माइनस एक्स टी। ठीक है। अब देखिए जब ये जो क्वांटिटी है 0 से कम है, ठीक है, या आप इसको ये बोल सकते हैं 9/4 इज लेस देन एक्स टी, तब आपका सोल्यूशन क्या होगा, एलिप्टिकल। ठीक। फिर दूसरा, जब यही 9/4 माइनस एक्स टी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 9/4 ग्रेटर देन एक्स टी, तब आपका सोल्यूशन होगा हाइपरबोलिक। अब देखिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जो इक्वेशन है
हाइपरबोलिक, पहला ऑप्शन है हाइपरबोलिक इफ एक्स टी इज लेस देन 9/4। देखिए मैंने अभी अभी यहाँ पर अभी देखा है एक्स टी, यहाँ पर देखिए एक्स टी इज लेस देन 9/4, तो सोल्यूशन क्या है? हाइपरबोलिक। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है पैराबोलिक इफ एक्स टी इज ग्रेटर देन 9/4। अभी अभी हमने देखा कि एक्स टी ग्रेटर देन 9/4 के लिए कौन सी कंडीशन होती है? एलिप्टिकल। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन गलत है। फिर है एलिप्टिकल इफ एक्स टी इक्वल्स टू 9/4। ऐसा नहीं होता, जब एक्स टी इक्वल्स टू 9/4 होगा तो सोल्यूशन होगा पैराबोलिक, ये भी गलत। एलिप्टिकल इफ एक्स टी इज लेस ग्रेटर देन 9/4, यहाँ पर अभी अभी हमने सिद्ध किया है अगर एक्स टी ग्रेटर देन 9/4 है तो आपका सोल्यूशन एलिप्टिकल होगा, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपसे पूछा हुआ है चूज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड डी आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन करेक्ट है, बी और सी आपको इनकरेक्ट ऑप्शन दिए हुए। ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एनालिसिस से, एरर के बारे में पूछा हुआ है। 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, कौन से करेक्ट है ये आपको पता करना है। एरर सबसे पहले सिम्पसन 1/3 रूल और जो ट्रेपेजॉइडल रूल, इनके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं एरर के वो ये है। एच है स्टेप साइज बी माइनस ए अपॉन एन। तो जो सिम्पसन फॉर्मूले में जो एरर है वो जो स्टेप साइज के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती। सिमिलरली जो ट्रेपेजॉइडल रूल है उसमें जो एरर है वो स्टेप साइज के 2nd पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए द एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑफ ऑर्डर एच स्क्वायर। अभी अभी मैंने बताया कि यस एच स्क्वायर करेक्ट ऑप्शन है। एरर इन ट्रेपेजॉइडल रूल इज ऑफ ऑर्डर एच क्यूब, अभी अभी ये गलत। एरर इन सिम्पसन 1/3 रूल इज ऑफ एच टू द पावर 4, तो ऑप्शन ए और सी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक चीज और, इसमें जो एरर में एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है एम, एम दोनों ही जगह मैंने मेंशन किया हुआ है। एम क्या होता है? एम इज द मॉडुलस ऑफ 4th पावर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। अब इमेजिन करिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर। जब आप इस फंक्शन का 4th पावर डेरिवेटिव निकालेंगे तो 3x स्क्वायर का 4th पावर डेरिवेटिव क्या होगा? 0। इसका मतलब ये एरर कितनी हो गई? 0। किस केस में? अगर ये फंक्शन का 4th पावर कितना है, इस फंक्शन के 4th पावर डेरिवेटिव से अगर इसकी पावर 4th पावर से कम है तो इसका एरर कितना हो जाता है? 0। क्योंकि ये सेम क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में पूछा जाता है। एक तो ये एच पे क्या डिपेंडेंस है, दूसरा ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव पे किस तरीके से एरर डिपेंड करता है। तो आप इसको इस तरीके से तैयार कर लेना। 9 क्वेश्चन फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। सिम्पसन रूल इंटीग्रेशन में यूज होता है, गॉस एलिमिनेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, रंगे-कुट्टा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और न्यूटन रेप्सन मेथड सॉल्विंग नॉन लीनियर इक्वेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल मैकेनिक्स सेक्शन से। आपसे पूछा हुआ है एक जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है आपको F2 मेंशन किया हुआ क्वेश्चन में, और उस F2 जनरेटिंग फंक्शन के लिए आपको कैपिटल Q और कैपिटल P मतलब जनरलाइज्ड पोजीशन और जनरलाइज्ड मोमेंटम, इसकी वैल्यू आपको पता करनी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सबसे पहले आप समझिए 4 टाइप के जनरेटिंग फंक्शन होते हैं, F1, F2, F3 और F4। कैसे पता करेंगे कि कौन सी टाइप का है? अगर आपके जनरेटिंग फंक्शन केवल स्मॉल q और कैपिटल Q पर डिपेंड कर रहा है तो F1 है। अगर आपका जनरेटिंग फंक्शन स्मॉल q कैपिटल P पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब F2 जनरेटिंग फंक्शन है। अगर आपका जो जनरेटिंग फंक्शन है स्मॉल p कैपिटल Q पे डिपेंड कर रहा है तो F3 जनरेटिंग फंक्शन है। अगर आपका जो
जनरेटिंग फंक्शन है स्मॉल p और कैपिटल P पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फोर्थ जो F4 जनरेटिंग फंक्शन है वो है। सिंपल। अब देखो आपको कैपिटल Q और कैपिटल Q और स्मॉल p की वैल्यू पता करनी, क्योंकि आपका जो जनरेटिंग फंक्शन है देखिए इसमें स्मॉल q और कैपिटल P ये दो वेरिएबल है। तो आपका कौन सा जनरेटिंग फंक्शन होगा? F2। अब आपको कैपिटल Q की वैल्यू पता करनी है, वो होता है डेल F2 अपॉन डेल कैपिटल P। मतलब जनरेटिंग फंक्शन को आपको पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज मोमेंटम। तो पार्शियल डेरिवेटिव है QI कांस्टेंट हो जाएगा, PI का कैपिटल P का स्मॉल p के रेस्पेक्ट में 1, तो QI कैपिटल जो Q है उसकी वैल्यू QI, सिमिलरली स्मॉल जो PI की वैल्यू इस तरीके से कैपिटल PI। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक चीज, एक ट्रिक यहाँ पर, जब भी हम ये डेरिवेटिव यूज करते हैं, जब भी कैपिटल Q और स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है तो उस डेरिवेटिव में माइनस साइन आ जाता है। बस इसको याद रखना, क्योंकि यहाँ पर जो आपके डेरिवेटिव हैं कैपिटल P और स्मॉल q के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर दोनों जगह आपको पॉजिटिव साइन मिले। जनरेटिंग फंक्शन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइजन ब्रैकेट का क्वेश्चन है। आपको पॉइजन ब्रैकेट LX LY इसकी वैल्यू पता करनी है, क्योंकि यूजुअली सबको पता होगा इसकी वैल्यू LZ होती है। कैसे? जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है पॉइजन ब्रैकेट का, LI LJ इक्वल्स टू EIJ L के। ये जो EIJ मैंने लिखा है दैट इज लेवी सेविटा टेंसर। इस टेंसर की खासियत क्या होती है? क्योंकि कई बार मैथमेटिकल फिजिक्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जो EIJ ये लेवी सेविटा टेंसर इसको बोलते हैं। अगर IJ की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 3 1 2 इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, जैसे 1 2 3 आप लिखें तो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1। अब देखिए अगर इस ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 होगी, और अगर यही ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो इसी टेंसर की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। ठीक, तो ये लेविट सिविटा टेंसर डिसाइड करता है कि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी। यहाँ पर देखिए LX के बाद LY, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? LX देन LY। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो पॉइजन ब्रैकेट इसकी वैल्यू LZ होगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक वेरिएशन करके दिखा रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए LY LX, अब कैसे होगा देखो। क्योंकि देखो LY से LX की तरफ जाने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जाएंगे तो जो इसके बाद क्या आता है? LZ, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि ये लेवी सिविटा टेंसर, इसमें जब आप x मतलब x की जगह 1 2 इस तरीके से लिखेंगे तो लेवी सिविटा सिंबल की वैल्यू आपको माइनस मिलेगी। तो मैंने आपको एक वेरिएशन करके ही बता दिया कि किस तरीके से पॉइजन ब्रैकेट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एस्ट्रोनॉट मूव्स इन अ सुपर स्पेसशिप ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 0.8 c। एक एस्ट्रोनॉट है, वो इस S प्राइम फ्रेम में ट्रेवल कर रहा है 0.8 c से। किसके रेस्पेक्ट में? एक फ्रेम है S जो रेस्ट पे है, तो इस रेस्ट S फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो 0.8 c से +x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। डायरेक्शन मेंशन नहीं है तो हम सॉल्व करने के लिए ये एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है? +x डायरेक्शन। द एस्ट्रोनॉट ऑब्जर्व्स ए फोटोन अप्रोचिंग हिम फ्रॉम स्पेस। उसने देखा कि एक फोटोन उसकी स्पेसशिप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये फोटोन -x डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब इस फोटोन की स्पीड क्या होती है? अगर कोई रेस्ट पे
ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा कि ये फोटोन सी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और क्योंकि ये जो स्पेस शिप है ये प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, आई एक्स डायरेक्शन में, तो ये फोटोन उस शिप को अप्रोच कर रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। और इस फोटोन की स्पीड इस रेस्ट फ्रेम वाले के मतलब कंपेयर में कितना है, सी। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये जो मूविंग ऑब्जर्वर है एस प्राइम फ्रेम में, एस प्राइम फ्रेम में अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर है तो उसे उस फोटोन की स्पीड कितनी महसूस होगी। डायरेक्ट फॉर्मूला है रिलेटिव वेलोसिटी का। अगर आपको 3 फ्रेम गिवन है, सबसे पहले ये रेस्ट फ्रेम में है, इसके रिस्पेक्ट में एस प्राइम की स्पीड है 0.8 सी, तो वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस ये है 0.8 सी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। फिर वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन एस फ्रेम ये है सी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट रेस्ट फ्रेम में कितनी होती है, सी। और ये क्या है, माइनस आई डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। आपसे पूछा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ फोटोन इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो मूविंग फ्रेम है वो इस फोटोन को किस स्पीड से आते हुए देखेगा। तो आप वैल्यू बस आपको रखनी VPS, वैल्यू ऑफ फोटोन मतलब वेलोसिटी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू एस, इट इज माइनस सी, माइनस वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एस 0.8 सी अपॉन 1 माइनस VPS था माइनस सी और VSS प्राइम 0.8 सी अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा VS प्राइम इक्वल्स टू माइनस 1.8 सी अपॉन 1 प्लस 0.8, क्योंकि माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1.8 तो ये हो जाएगा माइनस सी। तो एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आपको क्या दिखी कि जो रेस्ट पे एस फ्रेम है उसे भी ये फोटोन सी स्पीड से आते हुए दिखेगा, एस प्राइम जो फ्रेम है उसे भी ये फोटोन सी स्पीड से आते हुए दिखेगा। और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक पोस्टुलेट भी है इसका कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दोनों ही रेफरेंस फ्रेम क्या है, इनर्शियल है। तो अगर जो एस प्राइम फ्रेम वाला है जो 0.8 सी स्पीड से प्लस एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसे भी ये फोटोन सी स्पीड से अपनी ओर आते हुए दिखेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में स्पीड के बारे में पूछा हुआ है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में, तो उसकी स्पीड होगी सी स्पीड से। इस डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी के बारे में यहाँ पर नहीं पूछा है। तो ये माइनस साइन सिग्निफाई करता है कि वो जो फोटोन है माइनस एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। कभी भी आपसे किसी भी चीज की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फोटोन पूछा जाए, मोस्टली उसका आंसर सी मिलेगा। मोस्टली किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो, वेलोसिटी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू फोटोन, अगर फोटोन इन्वॉल्व है किसी उसमें, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से। एक फ्रेम है, द प्रॉपर लेंथ ऑफ स्पेस व्हीकल इज L0। एक स्पेस व्हीकल है, उसकी प्रॉपर लेंथ L0। अकॉर्डिंग टू एन ऑब्जर्वर, अर्थ पे एक ऑब्जर्वर है, द लेंथ ऑफ द स्पेसशिप इज 25% ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। प्रॉपर लेंथ क्या होती है, अगर आप उस फ्रेम में है, मतलब अगर आप कोई रॉड है, ये ट्रेवल कर रही है वी स्पीड से, अगर आप इस रॉड के ऊपर आ जाए और इसकी लेंथ को मेजर करें, तो आपके रिस्पेक्ट में अगर ये रॉड क्या है, स्टेशनरी, तो आप इस जो आपने मेजरमेंट किया दिस इज प्रॉपर लेंथ। कोई जमीन पे देख रहा है इस मूविंग रॉड को, तो उसे क्या है, ये रॉड अपनी एक्चुअल लेंथ से छोटी दिखाई देगी। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, जो ऑब्जर्वर अर्थ फ्रेम में, ई फ्रेम में,
उसे क्या दिख रहा है, ई फ्रेम वाले को दिख रहा है कि जो ये रॉड की जो ये व्हीकल की लेंथ है उसका 25% है, इसका मतलब L0/4। तो जो अर्थ पे ऑब्जर्वर है उसे इस रॉड की लेंथ कितनी दिखाई दे रही है, L0/4। और हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला पता है कि L प्राइम इजिकल टू L0 होता है प्रॉपर लेंथ डिवाइडेड बाई गामा। गामा क्या है, गामा की वैल्यू है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एल प्राइम है वो जो लेंथ जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ पे बैठा हुआ, उसको कितना दिख रहा है 25% ऑफ एक्चुअल लेंथ, इसका मतलब L0/4। बस आपको यहाँ से v की वैल्यू पता करनी, ये ऊपर आ जाएगा, L0 से L0 कट जाएगा, तो दोनों को स्क्वायर करेंगे 1/16 इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से आप वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी 15/16 सी स्क्वायर। तो v की वैल्यू √15/4c, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको एग्जैक्टली 0.968 c। इसका मतलब ये जो व्हीकल है वो इस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है जिससे इस व्हीकल की जो लेंथ है अर्थ पे किसी बंदे को वो L0/4 ऑब्जर्व होगी, मतलब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम डायलेशन पे है। द एवरेज लाइफ टाइम म्यू मेसॉन एट रेस्ट इज, फिर से वही कंसेप्ट, म्यू मेसॉन कभी भी रेस्ट पे होगा नहीं, मतलब म्यू मेसॉन एट रेस्ट, इसका मतलब है यदि कोई म्यू मेसॉन है और आप उसके ऊपर बैठ जाए, इसका मतलब आप म्यू मेसॉन के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। अब आप जब म्यू मेसॉन के फ्रेम पे है, म्यू फ्रेम पे कोई ऑब्जर्वर वो देखता है कि म्यू मेसॉन, क्योंकि एक आपने देखा होगा अनस्टेबल पार्टिकल है, बहुत जल्दी डिके हो जाता है। यदि आप म्यू फ्रेम में हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो म्यू मेसॉन होता है वो कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, 2.3 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। अब दूसरा ऑब्जर्वर है जिसके रिस्पेक्ट में ये म्यून मूव कर रहा है, मतलब ये जो फ्रेम है म्यू फ्रेम, अब ये इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से ऑब्जर्व मतलब मूव कर रहा है, और इसने ऑब्जर्व किया कि जो म्यून है उसकी जो एवरेज लाइफ है इसके फ्रेम में है 6.9 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। अब आपको एक चीज आपने सुनी होगी हमेशा, मूविंग क्लॉक स्लोज डाउन, मूविंग क्लॉक स्लोज डाउन। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी घड़ी मूव कर रही होती है वो स्लो हो जाती है, इसका मतलब उस घड़ी का टाइम इंटरवल हमेशा छोटा होगा। अब आप यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इसकी लाइफ टाइम है 2.3 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड, और एक्चुअल में जो मतलब ये ग्राउंड से जब ऑब्जर्व करता है तो इसका जो लाइफ टाइम कितना है 6.9 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। बस सीधे फॉर्मूला लगा देंगे टाइम डायलेशन का, डेल्टा टी प्राइम इजिकल टू डेल्टा टी अपॉन गामा। बस डेल्टा टी प्राइम आपको पता है, डेल्टा टी आपको गिवन है, गामा से आपको v की वैल्यू निकालनी है। सेम जो अपने पहले किया था सेम प्रोसेसर, स्क्वायर कर देंगे 1/9 इक्वल्स टू 1/v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/9 इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, v इक्वल्स टू √8/3c। वैल्यू पुट करेंगे 0.9428c, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्रांजियन आपको गिवन है, 2 डायमेंशनल लैग्रांजियन है, इसको हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करना है। बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका, हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई क्यू आई डॉट, ये है जनरलाइज मोमेंटम, ये है जनरलाइज वेलोसिटी, माइनस लैग्रांजियन। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, जो लैग्रांजियन होता है दैट इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज वेलोसिटी क्यू डॉट, जनरलाइज पोजिशन क्यू एंड टाइम, और हैमिल्टोनियन जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ जनरलाइज पोजिशन, जनरलाइज मोमेंटम एंड जनरलाइज टाइम। हमेशा इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बस 2 डायमेंशनल लैग्रांजियन है, हैमिल्टोनियन इक्वल्स टू पी वाई वाई डॉट प्लस पी एक्स एक्स डॉट,
माइनस लैग्रांजियन आपको ये गिवन है, इसको माइनस कर देना। अब पी वाई और पी एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे? लैग्रांजियन आपको गिवन है, तो पी वाई की वैल्यू डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, इसको वाई डॉट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये पहला वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। दूसरा टर्म बचा एम एक्स डॉट कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई डॉट का वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे 1, तो पी वाई की वैल्यू एम एक्स डॉट, सिमिलरली पी एक्स की वैल्यू एम एक्स डॉट प्लस एम वाई डॉट, माइनस करेंगे आपको हैमिल्टोनियन ये मिल जाएगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग हैमिल्टोनियन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो आपको लैग्रांजियन दिया हुआ है, आप देखिए दिस इज योर लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन निकाला, आपको डिट्टो सेम मिल गया। बस डिफरेंस क्या होता है, मैंने अभी बोला हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, मोमेंटम का। बस जहां जहां पर आपको जनरलाइज्ड वेलोसिटी दे रखा है एक्स डॉट वाई डॉट, उसको आपको किससे रिप्लेस कर देना है, जनरलाइज्ड मोमेंटम से। तो इस इक्वेशन से एक्स डॉट की वैल्यू जब आप निकालोगे, एक्स डॉट इक्वल्स टू पी वाई अपॉन एम, सिमिलरली यहाँ से भी एम एक्स डॉट की वैल्यू एम एक्स डॉट की जगह रख दोगे पी वाई, और इस तरीके से यहाँ पर वाई डॉट की वैल्यू मिल जाएगी, यह है एक्स डॉट की वैल्यू। इस हैमिल्टोनियन में एक्स डॉट और वाई डॉट की वैल्यू आप रख देंगे, तो फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, एक्स डॉट ये है, वाई डॉट पी एक्स माइनस पी वाई अपॉन एम, इस हैमिल्टोनियन में आप रख देंगे पी स्क्वायर अपॉन 2m पी एक्स माइनस पी वाई इंटू पी वाई अपॉन एम। इस तरीके से आपको ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट आंसर। बस एक चीज याद रखना, ये पी स्क्वायर इंटू वाई नहीं है, ये पी स्क्वायर वाई कंपोनेंट ऑफ पी स्क्वायर, ये कंफ्यूजन यहाँ पर मत करना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको एक बार समझते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब जो आंसर की में दिया हुआ है, दिस इज ए इज द करेक्ट आंसर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है। किस केस में? जब आपका जो वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल करे। कभी भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मेटल्स या कंडक्टिंग मीडियम आप पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ऑप्शन जो सी है ये भी करेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो जब हम पढ़ते हैं ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, उसमें भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की ही होती है। तो ये दोनों जो अलग अलग कंडीशन के लिए दोनों ही कंडीशन वैसे सेटिस्फाई करती है, लेकिन जब आप केवल वैक्यूम को कंसिडर करें, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट पूछा हुआ द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस। ये फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में जब आप वैल्यू पुट करते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 120 पाई, क्योंकि कई लोग अगर आप देखें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर ये पुट करेंगे, शायद आप इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये निकल जाएगी। इसे आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इजीली आप 4 पाई से 4 पाई कट के आप इस तरीके से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस की वैल्यू दैट इज 120 पाई और 376.6 ओम, इसकी वैल्यू ये होती है। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, इसका फॉर्मूला होता है R प्लस जे ओमेगा एल जी प्लस जे ओमेगा एस सी। देखिए जो जो इम्पीडेंस है, जब भी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा ये बढ़ेगा, जब भी इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ बढ़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस बढ़ेगा, जब भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, देखो डिनोमिनेटर जब भी बढ़ेगा तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा कम होगी।
और जब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगा ये क्वांटिटी कम होगी। अब देखो ये होता है, ये पूछा हुआ है इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कैन बी इंक्रीज्ड विद, कैसे बढ़ा सकते हैं? या तो आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दो, या तो आप इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दो। कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी घट जाएगी। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक एयर सोलिनॉइड है, 80 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 500 टर्न्स उसमें वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसका है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴ हेनरीज। अगेन ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम, इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम। मैंने अभी बताया इम्पीडेंस अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम अपॉन परमिटिविटी। और क्योंकि अगर वैक्यूम की बात होती है तो इससे रिप्लेस हो जाता है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि अगर किसी आपको एक मीडियम दिया हुआ है जिसका रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर 1 है और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर 3 है, बस इस तरीके से आपको यहाँ पर म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू रखनी है। क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू इक्वल्स टू म्यू आर टाइम्स म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है किसी भी मीडियम का? एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 3 पुट कर देनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हमने ऊपर ऑलरेडी निकाली हुई है 376.6 ओम, अपॉन में अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू थी 1.73, 217.6 ओम। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सॉलिड सिलेंडर है आर रेडियस का, ये सॉलिड सिलेंडर है आर रेडियस का है, इससे करंट आई फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर एट रेडियल डिस्टेंस आर। सबसे पहले आर रेडियस का ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आप बनाएंगे, और एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर लॉ क्या होता है? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्राइम। आई प्राइम क्या है? इस जो आर रेडियस का जो क्रॉस सेक्शन उससे फ्लो होने वाला करंट। अब यहाँ पर यूनिट रूल लगाएंगे, अगर जो पाई आर स्क्वायर इस क्रॉस सेक्शन से आई करंट फ्लो हो रहा है तो 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन से कितना हो जाएगा? आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो आपका जो ये इसका जो रेडियस कितना है? पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया, तो जो आई प्राइम होगा दैट विल बी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बस बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्राइम, तो बी इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2 पाई आर आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर से आर कट जाएगा, और अभी अभी मैंने, क्योंकि हमसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के बारे में पूछा हुआ है, तो एच की वैल्यू होती है बी अपॉन म्यू। म्यू को इधर ले जाएंगे नीचे, आपके पास बचेगा आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द हेवियर ऑफ द टू पार्टिकल हैज स्मॉलर डी ब्रॉय वेवलेंथ। आपको दो मास दिए हुए m2 और m1। m2 का मास m1 से ज्यादा है, और आपसे पूछा हुआ है कि नीचे दी गई 4 कंडीशंस में किसमें जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है हेवियर मास की वो कम होगी, किससे? जो लाइटर मास है, मतलब जो मास हल्का है उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और जो मास भारी है उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कम होनी चाहिए। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से हमें मालूम है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और जो मोमेंटम होता है दैट इज m इंटू वी। अब अगर केस वन में देखें, जब दोनों ही सेम स्पीड से ट्रेवल करें तो जो लैम्डा 1 होगा दैट विल बी h अपॉन m1v, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है,
लैम्डा टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम टू वी। वी दोनों में सेम है, क्योंकि एम टू ज़्यादा है तो लैम्डा टू क्या होगा, कम होगा। तो ये केस वन में जो लैम्डा टू लैम्डा वन से कम होगा, तो ये सही है। फिर दूसरा है मूव विद द सेम लीनियर मोमेंटम। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो अगर दोनों का ही मोमेंटम सेम हो जाए तो लैम्डा टू इक्वल्स टू एच अपॉन पी टू और लैम्डा वन इक्वल्स टू एच अपॉन पी वन। अगर पी वन इक्वल्स टू पी टू हो जाए तो लैम्डा वन और लैम्डा टू दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब इस केस में जो लैम्डा टू है लैम्डा वन से छोटा नहीं होगा, तो केस टू इज नॉट करेक्ट। फिर केस थ्री है बोथ मासेज मूव विद सेम काइनेटिक एनर्जी। जो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस है उसका काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन m2 ग्रेटर देन m1 है, तो इस केस के लिए भी जो लैम्डा टू होगा लैम्डा वन से छोटा होगा। देन सेम नेक्स्ट वाला, क्योंकि बोथ हैव फॉलन थ्रू सेम हाइट, अगर दो पार्टिकल सेम हाइट से फॉल हो तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी का अगर आप फॉर्मूला कभी देखें, दैट विल बी √2gh। ये मास पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर सेम अगर आप देखेंगे वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई है। अगर दोनों पार्टिकल सेम मास से फॉल हो, मान लीजिए मैं फिर से बता रहा हूँ, मान लीजिए ये m2 पार्टिकल है और ये m1 है, ये h हाइट से अगर दोनों फॉल हो तो h हाइट के बाद इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दोनों की ही वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है। तो यहाँ पर फिर से सेम कंडीशन होगी कि वेलोसिटी सेम है लेकिन मास अलग अलग है, तो इस केस में भी जो लैम्डा टू है दैट विल बी लेसर देन लैम्डा वन। तो जो केस ए सी डी तीनों में ही जो हैवियर पार्टिकल है एसोसिएटेड, उसके से एसोसिएटेड जो डी ब्रॉय वेवलेंथ है छोटी होगी लाइटर मास से। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the particle of mass m is moving in a linear potential region v equals to 0 and v equals to infinity, ये 1D बॉक्स का आपको पोटेंशियल फॉर्म दिया हुआ है इस तरीके से, पोटेंशियल 0 है इस रीजन में और x से 0 यहाँ इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी। हमें पता है 1D बॉक्स में पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पर h के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें मालूम है h क्रॉस कितना होता है, h अपॉन 2 पाई, एच क्रॉस की जगह ये रख देंगे तो आपको जो आंसर मिल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8m a स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये पाई का ध्यान रखना कि अगर h क्रॉस के फॉर्म में अगर आपको एनर्जी दी है तो ये आंसर करेक्ट है, अदरवाइज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन कैन नॉट बी अ सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। आपको मालूम है कोई भी वेव फंक्शन उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका जो बाउंड स्टेट मतलब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रही है, अनबाउंड स्टेट प्रॉब्लम, स्कैटरिंग स्टेट प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है वेव फंक्शन की, कि वेव फंक्शन को प्रॉपर जो फाइनाइट होना चाहिए, आपका वेव फंक्शन सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और वेव फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। तो पहला फंक्शन आप देखिए, वेव फंक्शन आपको गिवन है cos x प्लस sec x, ठीक है। अब आपको पता है cos x तो एक क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन है, सिंगल वैल्यूड है, फाइनाइट है, लेकिन sec x ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू भी फाइनाइट नहीं होती। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये मतलब पॉसिबल वेव फंक्शन नहीं है। सिमिलरली 10x ये भी फाइनाइट नहीं होता, इसकी 90 पे इनफाइनाइट वैल्यू होती है। देन c जो है c e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस x। अब देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, आप देखिए अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करेंगे तो e टू द पावर इन्फिनिटी कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। तो जो ये जो c जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, कहाँ पर,
इनफाइनाइट, लेकिन आपका जो वेव फंक्शन है हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट, सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूस। तो ऑप्शन कौन कौन सा है, ए बी सी, ये पॉसिबल नहीं है। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये बहुत स्टैंडर्ड आप बार बार पढ़ते हैं, गॉसियन वेव फंक्शन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो वेव फंक्शन का फॉर्म होता है इसी फॉर्म में होता है जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होती है। तो ये पॉसिबल वेव फंक्शन है। तो ए बी और सी ये पॉसिबल वेव फंक्शन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन ए, ये बहुत स्टैंडर्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का, कि जेड स्क्वायर अपॉन ए, इसका जो रेशियो है अगर फ्यूजन टेक प्लेस करना है तो इसकी वैल्यू 17 से ज़्यादा होनी चाहिए, और फॉर सिमेट्रिक फ्यूजन जो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 49 या 50 के अप्रोक्स जो थियोरेटिकल वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग। अब आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर में nth स्टेट की जो एनर्जी होती है दैट इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो n डिपेंडेंस को आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एच कट ओमेगा। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो डिपेंडेंस है n पे वो इस तरीके से होती है। हाइड्रोजन एटम हमें मालूम है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी किस तरीके से डिपेंड कर रही है, n टू द पावर -2। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ये है पार्टिकल 1D बॉक्स, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है n स्क्वायर डिपेंडेंस होती है पार्टिकल बॉक्स के लिए ये। और फ्री पार्टिकल का आपने एनर्जी स्पेक्ट्रम आपको मालूम होगा, कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं होता। तो फ्री पार्टिकल के लिए एनर्जी इज कंटिन्यूस। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आप कभी भी ध्यान देना, जो हाईएस्ट वेरिएशन होता है एनर्जी का क्वांटम नंबर के साथ, तो हाईएस्ट पावर एन स्क्वायर होगी। आप किसी भी प्रॉब्लम में एनर्जी का जो डिपेंडेंस है एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं देखेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डिपेंडेंस होती है दैट इज एन स्क्वायर। आप जितने भी प्रॉब्लम पढ़ लें दैट विल बी लेसर देन एन स्क्वायर, एन टू द पावर 1/3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन स्क्वायर से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं मिलेगा। डब्ल्यू के भी अप्रोक्सीमेशन से वैसे प्रूफ होता है, मैंने एडिशनली इंफॉर्मेशन आपको बता दी ताकि ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट फ्रॉम द लेफ्ट। एक ई पार्टिकल का, ई एनर्जी का पार्टिकल है, लेफ्ट से इंसिडेंट होता है एक स्टेप पोटेंशियल पे, इस तरीके से यहाँ से पार्टिकल आ रहा है इस तरीके से। और आपको तीन स्टेटमेंट दिए और पूछा हुआ है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। इफ ई इज लेस देन वी नॉट, अब एक ट्रिक है, अगर आपका किसी भी रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है और आपको वेव फंक्शन लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आपका एनर्जी उस रीजन में पोटेंशियल से ज़्यादा है तो आपका जो वेव फंक्शन होगा हमेशा ऑसिलेटरी होगा इस फॉर्म का। डायरेक्टली बिना सॉल्व करे आप लिख सकते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की। अगर एनर्जी उस रीजन में पोटेंशियल से कम होगा, E is greater than V, तो that will be exponentially increasing और decaying, oscillatory नहीं होगा। ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका पोटेंशियल रीजन ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें आप पता करना चाहते हैं उसमें पोटेंशियल कांस्टेंट हो, फिर आपको देखना है कि आपकी एनर्जी उस रीजन में पोटेंशियल से ज़्यादा है या आपकी एनर्जी उस रीजन में पोटेंशियल से कम है। तो ये वेव फंक्शन इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब केस 1, E is less than V naught, wave function of the particle is 0 for x greater than a। अब देखिए E less than V naught ये कंडीशन है और x greater than V naught इसका मतलब रीजन 2।
x 0 से बड़ा, मतलब इस रीजन की बात हो रही। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल कितना है v, और पार्टिकल की जो एनर्जी है e लेस देन v नॉट है उस रीजन में। इसका मतलब वेव फंक्शन क्या होगा, a e टू द पावर kx प्लस b e टू द पावर माइनस kx। और यहाँ पर बोला गया है कि वेव फंक्शन जीरो होगा, जो कि पॉसिबल, जो सच नहीं है क्योंकि वेव फंक्शन नॉन जीरो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ e is less than zero, if e is less than v naught, the wave function of the particle is not zero for x greater than zero। अभी अभी हमने देखा कि वेव फंक्शन जीरो नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ e is greater than v naught, अब देखिए दूसरा केस है, e greater than v naught है, द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज नॉट जीरो, करेक्ट है। आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ये होती है स्टेप पोटेंशियल के लिए, तो एक फाइनाइट वैल्यू है किसके लिए, ई ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जीरो नहीं होता, तो ये भी करेक्ट आंसर। तो कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, बी एंड सी। नेक्स्ट, step in the correct sequence to find the ground state energy level of the system by using variational method। वेरिएशनल मेथड का करेक्ट ऑर्डर आपको पता करना है। वेरिएशनल मेथड क्या होता है, ये एक तरीके का मेथड होता है जिससे आप अपर बाउंड ग्राउंडेड स्टेट एनर्जी का पता कर सकते हैं। मतलब आप जो भी ट्रायल वेव फंक्शन से एनर्जी निकालेंगे वो उस सिस्टम की एक्चुअल ग्राउंड स्टेट एनर्जी से ज़्यादा होगी। ये एक तरीका है ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का। होता क्या है, सबसे पहले आप एक ट्रायल वेव फंक्शन चूज करते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हैं सेकंड। उसके बाद एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी आप निकालते हैं थर्ड। फिर उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपको निकलती है उसको मिनिमाइज करके एक्चुअल ग्राउंड स्टेट वैल्यू जो भी उस सिस्टम की पॉसिबल होती है वो निकालते हैं। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, तो बी डी ए सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनेमिक्स में हेमोल्स फ्री एनर्जी हमें बताया एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, गिव्स फ्री एनर्जी एच माइनस टी एस, इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ पर एक एरर है, ये एंट्रोपी नहीं है, दिस इज एंथैल्पी, पेपर में मिस्टेक है। तो एंथैल्पी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये सभी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है, और ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। अब देखना इंटरनल एनर्जी भी आप जब निकालते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट फंक्शन है, एफ बी जी और एच ये सारे के सारे स्टेट फंक्शन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनको आप। न्यूमेरिकल है अगला, द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ गैस, डायमीटर आपको गिवन है, मीन फ्री पाथ है टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर निकालना है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला ये होता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन प्राइम। सिग्मा स्क्वायर इज डायमीटर ऑफ पार्टिकल, ये आपको गिवन है 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। एन प्राइम इस फॉर्मूले होता है नंबर डेंसिटी। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P इक्वल्स टू nRT। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन आपको नंबर डेंसिटी निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट कर देंगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला जो दूसरा फॉर्म होता है इसका, PV इज इक्वल टू एन के बी टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल, और यहाँ पर एन इज इक्वल टू मोल्स था इसलिए हमने यहाँ पर इस फॉर्म को नहीं लिया। एन के बी टी है बस, PV इक्वल्स टू एन के बी टी, और आपको एन अपॉन वी की वैल्यू निकालनी, तो P अपॉन के बी टी इक्वल्स टू एन अपॉन वी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, और ये जो एन अपॉन वी है किसके बराबर है, एन प्राइम। बस फॉर्मूले में आप रख देंगे एन प्राइम की जगह पे P अपॉन के बी टी, तो P नीचे आ जाएगा, के बी टी ऊपर, बस अब आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, तो 1 × 10⁻⁷ मीटर, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इक्विपार्टीशन थ्योरम के बारे में पूछा हुआ है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायनेमिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज इक्वली डिवाइडेड अमंग its all degree of freedom, the average energy associated with
each degree of freedom is 1/2 kBt, इक्विपार्टीशन थ्योरम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर पे है। एक रेफ्रिजरेटर है, इसका लोअर टेम्परेचर वर्किंग ये -10 डिग्री और हाई टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा हुआ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू विड्रॉ 4.184 किलो जूल, मतलब आपको 4184 जूल एनर्जी लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट करनी है, इतनी हीट। उस एक्सट्रैक्शन के लिए आपको मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा। अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या डिफाइन होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज क्यूएल, मतलब हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर अपॉन वर्क जो आपके द्वारा एक्सटर्नल वर्क किया जा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है क्यूएल अपॉन क्यूएच माइनस एल, टेम्परेचर के फॉर्म में टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। क्यों? क्योंकि इस तरीके से जो कारनोट का जब हम प्रिंसिपल यूज करते हैं आइडियल इंजन का, तो वहां पर हमें ये इक्वेशन मिलती है, तो वहां से क्यू एल अपॉन क्यू एच इजिकल टू टी एल अपॉन टी एच। बस यहाँ से लोअर टेम्परेचर आपको पता है, हायर टेम्परेचर आपको पता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप निकाल लेंगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इस फॉर्मूले से आपको मिनिमम वर्क की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो वर्क मिनिमम की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो 4184 अपॉन 6.575 इक्वल टू डबल मिनिमम वर्क, तो ये आ जाएगा 636 जूल। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल इक्वल्स टू टी एल अपॉन टी एच माइनस टी एल, ये केवल आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होता है। जैसे जब हम हीट इंजन पढ़ते हैं तो उसकी जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच, लेकिन वो इक्वल हो जाता है 1 माइनस टी एल अपॉन टी एच केवल कारनोट इंजन के केस में, क्योंकि वो आइडियल इंजन होता है और उस आइडियल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पे भी एप्लीकेबल है जो रेफ्रिजरेटर है। जब आप कारनोट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो जो वर्क डन आपके द्वारा किया जाएगा वो मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, एल डिस्टेंस से सेपरेट है, और जो एल है वो है 1 एंगस्ट्रॉम। आपसे डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। सिंपल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ और 1 एंगस्ट्रॉम आपको डिस्टेंस दी हुई है, कूलम पर मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये कैंसिल क्वेश्चन हो गया था पिछली बार ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिर माइक्रो प्रोसेसर का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है कि कौन कौन से फ्लैग किस चीज से रिलेटेड है। लिस्ट 1 और लिस्ट को आपको मैच करना है। 4 टाइप के जो फ्लैग होते हैं, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। माइक्रो प्रोसेसर में अगर आप कोई भी वर्क करें तो 4 टाइप के फ्लैग रजिस्टर होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन है। मान लीजिए आपने एक ऑपरेशन किया माइक्रो प्रोसेसर में कि आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, तो ये 0 + 0 0 0 1 1 0 0, इस तरीके से आपने ये नंबर ऐड किया। अब देखिए आपको इस नंबर में कोई भी कैरी नहीं मिला, ऐड करने के बाद कोई भी कैरी यहाँ पर आपको मिला नहीं, इसलिए कैरी फ्लैग क्या बताता है कि आपका जो कैरी, अगर कैरी आया समेशन या किसी भी ऑपरेशन को करने के बाद, तो कैरी फ्लैग उसके बारे में जानकारी देगा। साइन फ्लैग बताएगा कि आपका जो रजिस्टर का कंटेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जीरो फ्लैग बताएगा अगर आपने कोई नंबर ऐड किया, मान लीजिए ये मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, तो यहाँ पर 0 कर दो, देखो 0 0 0 0 0 0 0,
1 और 1 को ऐड करेंगे तो 0 और कैरी 1। आपको पता होगा बाइनरी में 1 और 1 ऐड करते हैं तो 0 उसका समेशन और जो उसका कैरी होता है दैट इज 1। अब देखिए आपका आंसर एक्चुअल में क्या है 0। तो ये अगर पूरा आंसर आपका 0 हो गया तो आपका जो 0 फ्लैग है वो सेट हो जाएगा, अदरवाइज रीसेट। तो 0 फ्लैग बताता है कि आपका रजिस्टर का कंटेंट 0 है या नहीं। पैरिटी क्या बता देगा कि आपका जो आंसर है फाइनल आंसर, जैसे फाइनल आंसर है उसमें नंबर ऑफ 1 अगर इवन नंबर ऑफ 1 है, देखिए जैसे आपके पास 2 1 है इस एडिशन में इवन नंबर है, तो पैरिटी बताता है कि आपके आंसर में 1 इवन है या ऑड है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले डायोड आपको दिए हुए हैं 3 सर्किट है, तीनों ही सर्किट में 2 डायोड अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हुए। आपको पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पीएन जंक्शन आर इक्वल, कि किन 2 डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है इस किन किन सर्किट में। सबसे पहले कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, जब उसके पी टर्मिनल का जो पोटेंशियल है एन टर्मिनल के पोटेंशियल से ज्यादा होता है, और रिवर्स बायस में जस्ट अपोजिट। अब मान लीजिए करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है फॉरवर्ड बायस में, तो क्या होगा, मान लीजिए फॉरवर्ड बायस का एक पोटेंशियल है वी एफ, अगर रिवर्स बायस में करंट फ्लो हो रहा है तो वी आर, पोटेंशियल अक्रॉस रिवर्स बायस। आपको पता है जो रिवर्स बायस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल अक्रॉस द पीएन जंक्शन, जिसे हम जंक्शन बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब मान लीजिए तीनों ही सर्किट में करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। अब सबसे पहले ये करंट फ्लो होगा, फर्स्ट सर्किट की बात हो रही है, पी से एन फॉरवर्ड बायस है, ठीक, पी से एन फॉरवर्ड बायस, तो पोटेंशियल इसका क्रॉस होगा वी एफ। देन एन से पी, अगर करंट एन से पी की तरफ जा रहा है तो ये किस फॉर्म में होगा, रिवर्स बायस, तो इसका क्रॉस करंट क्या हो जाएगा वी आर। इसका मतलब सर्किट 1 में एक डायोड के क्रॉस वी एफ पोटेंशियल है, दूसरे डायोड के क्रॉस वी आर, मतलब दोनों ही डायोड के जो क्रॉस पोटेंशियल है वो डिफरेंट, तो सर्किट 1 इज नॉट करेक्ट। अब दूसरे में देखिए पहला पी टू एन करंट जा रहा है, का मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वी एफ, फॉरवर्ड बायस की तरफ बिहेव कर रहा है। अगेन दूसरे वाले में भी पी टू एन जा रहा है तो उसके क्रॉस भी जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज वी एफ। मतलब सर्किट 2 में दोनों ही जो डायोड है दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली जो थर्ड सर्किट है एनपी मतलब रिवर्स बायस, तो पहले डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल वी आर, देन सेकंड डायोड के अक्रॉस वी आर, तो दोनों ही डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम। तो सर्किट 2 और 3 इन दोनों में ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस पीएन जंक्शन वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स को मैच करना है। सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, अगर किसी भी कमांड में आई यूज होता है, ये क्या करता है इमीडिएट जो एड्रेसिंग मोड में डायरेक्टली जो भी आपको वैल्यू है वो गिवन रजिस्टर में मूव हो जाती है या कॉपी हो जाती है, जो भी आपको कमांड देने, अगर जैसे एम वी आई ये कमांड होती है मूव इमीडिएटली, तो जो इस कमांड के अकॉर्डिंग जो 0.05 वैल्यू है वो डायरेक्टली किस रजिस्टर में चले जाएगी, ए रजिस्टर में, तो ए के साथ फोर्थ का मैच होगा। अगर आपको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में किसी एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में वैल्यू शिफ्ट करनी है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट क्या करता है, मान लीजिए ये एस टी एड्रेस, इसका मतलब है कि जो ए रजिस्टर है वो डायरेक्टली जो भी आपको एड्रेस गिवन है उसकी वैल्यू, जो ए रजिस्टर की वैल्यू है जो भी एड्रेस आप देंगे उसमें स्टोर हो जाती है। तो ये डायरेक्ट मेथड है एड्रेसिंग मोड का, और इनडायरेक्ट मेथड में मेमोरी से आप रजिस्टर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी इज द
करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स हैं, और ऊपर भी जो माइक्रो प्रोसेसर का भी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये यूजुअली पूछे जाते हैं, एक्चुअल क्वेश्चन है। देन स्लू रेट ऑफ ओपेम हमें पता है, मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, डी वी आउटपुट अपॉन डी टी। आइडियल ओपन के लिए स्लू रेट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर माइक्रोसेकंड, तो स्लू रेट इज रेट चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। फिर अमोनिया मेजर नॉट यूजफुल इन कम्युनिकेशन। सबसे पहले मेजर क्या होता है, लाइट की तरह ये माइक्रोवेव एम्पलीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग मेजर्स, तो अमोनिया बहुत यूज किया जाता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज नॉट कन्वीनियंट, इसलिए मेजर को यूज नहीं किया जाता है कम्युनिकेशन में। द एट्यूनेशन ऑफ इंटेंसिटीज ऑब्जर्व्ड इन रोटेशन स्पेक्ट्रम ऑफ डायोमेट्रिक मॉलिक्यूल। जो इंटेंसिटी होती है दैट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड फ्रॉम ए 1 watt आर्गन आयन लेजर ऑपरेटिंग एट 488 नैनोमीटर। एक आपको लेजर गिवन है जिसकी वेवलेंथ 488 नैनोमीटर आपको गिवन है, और आपको पता करना है कि 1 वॉट पावर में अगर एमिट हो रही है तो कितने फोटोन एमिट होंगे उसमें से। पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम, अगर n फोटोन है तो उनकी एनर्जी होगी एन एच न्यू, टाइम इज अपॉन टी। अब 1 वॉट क्योंकि आपको पावर ऑलरेडी गिवन है दैट इज 1 जूल पर सेकेंड, अगर एनर्जी पर यूनिट मतलब 1 जूल पर सेकेंड अगर 1 वॉट को डिफाइन करना है। सेम एच न्यू को हम लिख सकते हैं एन एच सी अपॉन लैम्डा, एन अपॉन टी मतलब नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये आपको पता करना है। एच सी अपॉन लैम्डा आपको ऑलरेडी वैल्यू पता होती है क्योंकि एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, एच सी की वैल्यू क्या होती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ठीक, लैम्डा आपको गिवन है 488 नैनोमीटर, तो यहाँ से आप इजीली एन अपॉन टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 2.44 इंटू 10⁻18। रमन शिफ्ट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। रमन इफेक्ट में मेनली आप दो लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, कि स्टोक्स लाइन और एक एंटी स्टोक्स लाइन। जब भी आपका जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है और स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से कम हो, तो ऐसी जो लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं स्टोक्स लाइन, और अगर स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन इंसिडेंट लाइन, तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी जो लाइंस होती हैं उनको बोला जाता है एंटी स्टोक्स लाइन। एक चीज और, क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है वेव नंबर, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, इसका इतना आपको ध्यान रखना है। जो एक्साइटेशन वेवलेंथ है उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर क्या होगा 1897797 सेंटीमीटर इनवर्स, 1 अपॉन लैम्डा रख के आप निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि जो, क्योंकि स्टोक्स लाइन के बारे में पूछा हुआ है, तो जो स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी दैट इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी माइनस जो रमन शिफ्ट है उसके बराबर। वेव नंबर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, म्यू एस बार इक्वल्स टू म्यू इंसिडेंट बार मतलब वेव नंबर माइनस रमन शिफ्ट। रमन शिफ्ट आपको ऑलरेडी गिवन है सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए मैंने वेवलेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट कर दिया। बस आपको स्टोक्स जो कंपोनेंट है उसके करस्पॉन्डिंग वेव नंबर आपको पहले निकाल देना है, दैट इज 17241 सेंटीमीटर इनवर्स, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा करके 1 अपॉन म्यू एस बार करके दैट इज 580 नैनोमीटर आपको मिल जाएगी। अब बहुत एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इसमें यह है कि हमें मालूम है कि जो रमन शिफ्ट है दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए ये एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी है, उसमें आप रमन शिफ्ट जितना भी उसको ऐड कर देंगे, आपको एंटी स्टोक्स
एंटी स्टोक्स लाइन मिल जाएगी, उतना माइनस कर देंगे तो आपको स्टोक्स लाइन मिल जाएगी। लेकिन ये जो सिमेट्री जो नेचर है वो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में नहीं होता। मान लो आपको कोई वेवलेंथ दी हुई है और आपको स्टोक शिफ्ट दिया हुआ है, मान लो डेल्टा लेमडा के टर्म में, तो आप इसको प्लस ऐड करके डायरेक्टली वेवलेंथ नहीं निकाल सकते। ये बहुत यूजुअली बच्चे मतलब स्टूडेंट्स ये फॉल्ट करते हैं कि जो भी रमन शिफ्ट है दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक नहीं होता। तो न्यूमेरिकल करते टाइम आप इसे कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉल इफेक्ट। ये क्योंकि हॉल कोफिशिएंट होता है, ये होता है नंबर डेंसिटी, ये चार्ज ऑफ द कैरियर, तो साइन ऑफ द चार्ज कैरियर पता कर सकते हैं, नंबर डेंसिटी पता कर सकते हैं, मोबिलिटी पता कर सकते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट। आप देखेंगे हर किसी में ना किसी में एक ना एक ऐसा पैरामीटर दिया हुआ है जो हम हॉल इफेक्ट से पता नहीं कर सकते, इसलिए बाकी जो तीन ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। Superconductor is a perfect diamagnetic below a critical temperature, which is known as Meissner effect. ये एक न्यूमेरिकल है, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्टली मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, माइनस EG अपॉन 2 kBT। फ्रैक्शन इज डायरेक्टली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्रिस्टल इज क्लासिफाइड इन एनी ऑफ द 7 सिस्टम्स। जब हम क्रिस्टल को 7 सिस्टम्स में क्लासीफाई करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर हम यूज करते हैं? एक तो उनकी जो लेंथ होती है, जो उनके साइड्स की ABC, और उनके बीच का जो एंगल होता है अल्फा बीटा गामा। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन तो ध्यान से समझना। ZXA अंडरगोज 2 अल्फा डीके, मतलब एक न्यूक्लियस है, लगातार 2 अल्फा डीके उसमें होते हैं, देन 2 बीटा डीके होते हैं, और फिर 2 गामा डीके होते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है आपका दैट इज Z-2 YA-8। इस तरीके का आपको एक फाइनल जो डॉटर प्रोडक्ट आपको मिल गया। अब उसका रीजन आपको दिया हुआ है। देखो अल्फा डीके जब भी होता है उसमें पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है 4 अमाउंट से कम हो जाता है, और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो इट रिड्यूस बाय 2। और जब बीटा नेगेटिव डीके की बात आती है तो उसमें एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बीटा नेगेटिव डीके द मास नंबर रिमेन्स अनचेंज एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 1, जो कि गलत है, क्योंकि बीटा नेगेटिव डीके में एटॉमिक नंबर 1 अमाउंट से बढ़ जाता है, इसलिए इसका जो रीजन है वो गलत है और ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ने पढ़ा होगा जब भी बाइंडिंग एनर्जी किसी भी लिक्विड ड्रॉप मॉडल में इस तरीके से लिखा जाता है, ये वॉल्यूम टर्म, सरफेस टर्म, कूलम्ब टर्म, असिमेट्रिक टर्म और पेयरिंग टर्म। अगर आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है तो इस बाइंडिंग एनर्जी को आप किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में आप क्या कर देते हैं, क्योंकि आइसोबार में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार में सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार निकालना है तो इस बाइंडिंग एनर्जी को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए ये क्योंकि जेड पे डिपेंड कर रहा है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बच गई ये 2 टर्म। इनको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देंगे तो जेड की वैल्यू ये आ जाती। आपको ए की वैल्यू गिवन है 27, तो इस फॉर्मूले से जेड अपॉन ए कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस AC अपॉन 2 A एसिमेट्रिक A टू द पावर 2/3। अब आपको ये भी वैल्यू गिवन, ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 27, इसकी 2 टू द पावर 3 दैट विल बी 9। 9 इंटू 0.15, 0.015 आप करेंगे तो 0.1235, 2 प्लस 0.135, अगर आप बेसिक
समेशन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।